the National Bureau of Soil Survey and the Land Use Planning, an institute under the control of the Indian Council of Agricultural Research, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल दिया जाता है ICAR, did a lot of studies on Indian soils. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे ICAR भी बोला गया है, इसके तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ने भारत की मिट्टी पर बहुत से अध्ययन किए हैं. इन देयर एफर्ट्स टू स्टडी सॉयल and to make it comparable at the international level, the ICAR has classified the Indian soils on the basis of their nature and character as per the United States Department of Agriculture, जिसे शॉर्ट फॉर्म में USDA कहा गया है, सॉइल टैक्सोनॉमी की मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तुलना की गई है, इसके प्रयासों के अंतर्गत ICAR ने जो भारत की मृदाएं हैं उनकी प्रकृति, उनके गुणों के आधार पर इसको वर्गीकृत किया है, क्लासिफाई किया है. यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग, USA के कृषि विभाग, जिसको क्या नाम दिया गया है, USDA, मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है, यानी कि उसको बेस बनाया गया है. USA की जो, अमेरिका की जो कृषि विभाग की जो पद्धति है उसके ऊपर ही इसको बेस्ड किया गया है इंडियन सॉइल को. अब स्पेशली ICAR के अंतर्गत, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने क्या किया है, क्लासिफाइड द सॉइल ऑफ इंडिया इनटू द फॉलोइंग ऑर्डर्स एज पर द USDA सॉइल टैक्सोनॉमी, यानी अमेरिका की जो सॉइल टैक्सोनॉमी है उसी को बेस बनाकर ICAR ने भारत की मिट्टी को इन ऑर्डर के अंदर क्लासिफाई किया है. आइए जानते हैं. सबसे ज़्यादा ध्यान से देखिए, एक नंबर में पूछ लेता है इंसेप्टिसॉइल्स. अब एरिया देखिए कितना है, 1,30,372.90 हेक्टेयर्स, यानी कि लगभग 39.74% जो सॉइल है वो किस प्रकार की है, इंसेप्टिसॉइल्स. उसके बाद एंटीसॉल्स, उसके बाद एल्फीसॉल्स, उसके बाद वर्टिसॉल्स, एरिडिसॉल्स, अल्टीसॉल्स, मॉलिसॉल्स और अदर्स. तो इस तरीके से इस मिट्टी का ICAR ने क्लासिफिकेशन किया है USDA की जो रिपोर्ट है उसको बेस बनाकर. अब ये जो सर्वे किया गया था सॉइल्स ऑफ इंडिया का, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, पब्लिकेशन नंबर 1994, इसके अंदर इसका एक वर्गीकरण दिया गया है. जबकि ऑन द बेसिस ऑफ नीस, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन द सॉइल्स ऑफ इंडिया हैव बीन क्लासिफाइड इनटू. अब उत्पत्ति के आधार पर, रंग के आधार पर, संयोजन के आधार पर तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है. कौन कौन सी हैं वो? सबसे पहले ये तो देखिए USDA ने क्या बनाया था, एक बेस बनाया था जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने यूज़ किया. अब जबकि भारत की जो मिट्टी है उसका जो क्लासिफिकेशन है किन किन के आधार पर, कलर, कंपोजिशन, लोकेशन, इनके आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया है वो कौन कौन सा है, आइए देखते हैं. सबसे पहले है एलुवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, नंबर 3 रेड एंड येलो सॉइल्स, 4th लैटेराइट सॉइल्स, 5th एरिड सॉइल्स, नंबर 6 सैलाइन सॉइल्स, 7th पीटी सॉइल्स, 8th फॉरेस्ट सॉइल्स. इस तरीके से 8 टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है. किस किस के आधार पर, जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन. अब उसके बाद है, सबसे पहले हमने लिया है एलुवियल सॉइल्स, जलोढ़ मिट्टी. आइए इस एलुवियल सॉइल के बारे में एक डिटेल स्टडी करते हैं. एलुवियल सॉइल्स आर वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द रिवर वैली. जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तरी मैदान
और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। नॉर्दर्न प्लेन्स के विस्तृत भागों के अंदर इसका कंसंट्रेशन है। दीज सॉइल्स कवर अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। ये मिट्टियाँ, ये मृदाएँ देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। दे आर डिपोजिशनल सॉइल्स, ये निक्षेप के जमने से इकट्ठी हुई मिट्टियाँ हैं, यानी कि डिपोजिशन क्या है, इकट्ठा होता है। ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, इन मिट्टियों के बारे में बताया गया जिन्हें नदियाँ और सरिताओं ने वाहित किया है या बहाकर लाई हैं। थ्रू ए नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान दे एक्सटेंड इनटू द प्लेन्स ऑफ गुजरात। अब इनका जो कंसंट्रेशन है वो बताया, राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएँ गुजरात के मैदानों में फैली मिलती हैं, यानी कि गुजरात तक इसका क्या है, कंसंट्रेशन है। इन द पेनिनसुलर रीजन दे आर फाउंड इन डेल्टाज ऑफ द ईस्ट कोस्ट एंड इन द रिवर वैलीज, जबकि प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की जो नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। यानी कि पेनिनसुलर रीजन के अंदर इनका कंसंट्रेशन कहाँ होता है, डेल्टा वाले रीजन के अंदर, जो ईस्ट कोस्ट वाला एरिया है उसके अंदर और रिवर वैलीज के अंदर। उसके बाद द एल्यूवियल सॉइल्स वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लूम टू क्ले। अब जलोढ़ जो मिट्टियाँ हैं, मृदाएँ हैं, गठन में क्या है, बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है, जिसे हम बालू मिट्टी बोलते हैं, उससे ये चिकनी मिट्टी जैसे रूपों में भी देखने को मिलती है। दे आर जनरली रिच इन पोटास बट पुअर इन फास्फोरस। अब सामान्यतः इसमें क्या है, पोटास की मात्रा अधिक है और फास्फोरस की मात्रा कम है, पुअर है। इन द अपर एंड मिडिल गंगा प्लेन, गंगा के ऊपरी और मध्य मैदान में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल्स हैव डेवलप्ड। दो विभिन्न प्रकार की जो जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, मृदाएँ हैं, वो डिपॉजिट होती हैं, इकट्ठी होती हैं, डेवलप होती हैं, जिनको क्या नाम दिया गया, खादर एंड बांगर, जिनको खादर और बांगर के नाम से जाना गया है। अब खादर क्या है, खादर इज़ द न्यू एलुवियल, इसको जरूर याद कर लीजिए, एक नंबर में पूछ लेता है ये, खादर क्या है, बांगर क्या है। खादर इज़ द न्यू एलुवियल या एलुवियम एंड इज डिपॉजिटेड बाय फ्लड एनुअली विच enriches द सॉयल बाय डिपॉजिटिंग फाइन सिल्स। अब खादर के बारे में बताया है कि खादर हर वर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाला जो नया जलोढ़ है, यानी कि इस मिट्टी का निर्माण हर वर्ष क्या है, नई मिट्टी के रूप में होता है। विच enriches द सॉयल बाय डिपॉजिटिंग फाइन सिल, जो महीन गाद होने के कारण मृदा की जो उर्वरता है उसको बढ़ा देता है। जबकि बांगर रिप्रेजेंट्स ए सिस्टम ऑफ ओल्डर एलुवियम, जबकि बांगर क्या है, पुराना जलोढ़ होता है। इसका निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, डिपॉजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स, इसका जमाव बाढ़ के जो मैदान है उनसे दूर होता है। बोथ द खादर एंड बांगर सॉइल्स कंटेन्स कैल्शियस क्रिएशंस, जिनको कंकर्स कहा गया है। देखिए दोनों के दोनों खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियम की जो ग्रंथियां हैं अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। दीज सॉइल्स आर मोर लूमी एंड क्लेई इन द लोअर एंड मिडिल गंगा प्लेन्स एंड द ब्रह्मपुत्र वैली। अब इनके बारे में बताया है कि निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक दोमट और मृन्मय हैं। याद रख लीजिए इनको, क्लेई और लोमी नेचर की हैं। द सैंड कंटेंट डिक्रीजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अब पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर इनमें बालू की मात्रा में कमी आती जाती है।
द कलर ऑफ द एलुवियल सॉइल वेरीज फ्रॉम द लाइट ग्रे टू एश ग्रे। अब इसके रंग के बारे में बताया है कि जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है, मतलब लाइट ग्रे से एश ग्रे जैसा होता है, राख के जैसा। इट्स शेड्स डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द डिपोजिशन, द टेक्सचर ऑफ द मटेरियल एंड द टाइम टेकन फॉर अटेनिंग मैच्योरिटी। अब इनके बारे में बताया है कि इसका जो रंग है, जो निक्षेप है उसकी गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली जो समय अवधि है उस पर निर्भर करता है इसका जो रंग है। एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। अब जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन किसके बारे में, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। स्पेशली इसका जो गठन है, किस प्रकार की इसका कलर है, कैसा पाया जाता है, कितने % एरिया के ऊपर इसका कंसंट्रेशन है, किस तरीके से इसका एक कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। जैसे जिक्र आया था नैरो कॉरिडोर बनाते हुए राजस्थान से कहाँ तक पहुँच जाते हैं, गुजरात के अंदर। इसके अलावा इसका जो मेन जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ कहाँ है, इसको रीड कर लीजिए आप। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल, काली मृदाएँ। Black soil covers most of the Deccan Plateau, which includes parts of Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh and some parts of Tamil Nadu। अब काली मिट्टियों के बारे में बताया है कि काली मृदाएं डेक्कन प्लेटू के अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं। इनमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग इसमें शामिल हैं। इन द अपर रीचेस ऑफ द गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू द ब्लैक सॉइल इज़ वेरी डीप। अब इसके विषय में बताया है कि जो गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भाग, उन भागों के अंदर और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदाएं पाई जाती। कहाँ कहाँ बताइए, गोदावरी और कृष्णा के जो ऊपरी भाग हैं उनके अंदर, गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों में, और डेक्कन प्लेट्यू के उत्तर पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदाएं पाई जाती हैं। These soils are also known as the रेगुर soil और the black cotton soil। इन मृदाओं को रेगुर soil या कपास वाली काली मिट्टी के नाम से भी इनको जाना गया है, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी इनको जाना गया है। एक बार हम लोग मैप के अंदर जाएंगे कि इंडिया के अंदर किस तरीके से जो मेजर सॉइल्स हैं उनका कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये बिल्कुल डार्क वाला जो एक सिंबल बनाया गया है, ये किस टाइप की सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल। देखिए कंसंट्रेशन कहाँ मिलेगा, मेनली खासकर जो हिली रीजन है इनके अंदर इसका कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर वाला कुछ हिस्सा उत्तराखंड का, इसी तरीके से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का जो नॉर्दर्न पार्ट है इसके अंदर। तो यहाँ किस प्रकार की जो सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल। अब यहाँ हम लोग रीडिंग कर रहे हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एलुवियल सॉइल का जो कंसंट्रेशन है। यहाँ बताया था इंडिया की जो लैंड मास के लगभग 40% पार्ट्स के ऊपर। तो ध्यान से देखिए, ये सारा का सारा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन है। और यहाँ देखिए कॉरिडोर का जिक्र आया था, इस तरीके से कॉरिडोर बनाते हुए राजस्थान से ये कहाँ, गुजरात तक फैली हुई है। इसके अलावा ये हल्के हल्के डॉट दिखाए गए, ये सारी की सारी कौन किस टाइप की मिट्टी है, एलुवियल सॉइल। इसके अलावा कुछ पार्ट यहाँ देखिए जो कोस्टल प्लेन वाला रीजन है इसके अंदर भी। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसी प्रकार की मिट्टी का देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द ब्लैक सॉइल्स आर जनरली क्लेई, डीप एंड इम्परमिएबल। अब इस मिट्टी के बारे में बताया गया है कि काली मृदाएँ क्या है, आमतौर पर काली मृदाएँ मृन्मय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। इम्पेरिमिएबल मतलब अपारगम्य। They swell and become sticky when wet and shrink when
ड्राइड, अब इनकी फीचर बताइए कि ये मृदाएं गीली होने पर तो फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती है, जबकि सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं। सो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दीज सॉइल्स डेवलप वाइड क्रैक्स। इस वजह से क्या कहता है कि ड्राई सीजन के अंदर इस प्रकार की मिट्टी में दरारें देखने को मिलती हैं। दस देयर अकर्स ए काइंड ऑफ सेल्फ फ्लोइंग। अब इस वजह से क्या कह रही है, इस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसमें खुद ही जुताई कर दी गई हो। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर ऑफ स्लो absorption and loss of moisture, the black soils retains the moisture for a very long time, which helps the crops, especially the rain-fed ones, to sustain even during the dry season. अब इनकी फीचर बताई है कि नमी के धीमे अवशोषण के कारण, यानी कि नमी को धीमे धीमे क्या करती है, अवशोषित करती है, सोखती है, और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण ही काली मृदाओं में एक लंबी अवधि तक क्या है, नमी बनी रहती है। लॉन्ग टाइम तक इसके अंदर क्या है, नमी देखने को मिलती है, क्योंकि धीरे धीरे पानी का अवशोषण होता है इसके अंदर। अब लास्ट में देखिए इस मिट्टी के बारे में। केमिकली द ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिनियम। अब इस मिट्टी के बारे में बताया है कि रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लोहे, मैग्नीशिया और एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। बट दे लैक्स इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन इनमें कमी देखने को मिलती है, किसकी, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की और जैव पदार्थों की। द कलर ऑफ सॉइल रेंजेस फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे। अब इस प्रकार की मिट्टियों के बारे में बताया है कि इस मृदा का रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच की विभिन्न आभाओं जैसा होता है, यानी कि गाढ़े काले रंग और स्लेटी रंग से मिलता जुलता इसका कलर देखने को मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। अब रेड एंड येलो सॉइल को मैप के अंदर और देख लेते हैं एक बार। स्पेशली ये जो रीजन है सारा का सारा, ये किस प्रकार की सॉइल का है। साथ साथ इधर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर यहाँ भी, और ये साउथ वाला पार्ट है साउथ इंडिया का, इसके अंदर भी कुछ कोस्टल रीजन के अंदर भी इस प्रकार की मिट्टी का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। किस टाइप की मिट्टी है, मेनली जो कंसंट्रेशन है उसका इन रीजन्स के अंदर पाया जाता है, रेड एंड येलो सॉइल का, क्योंकि इस पार्ट के अंदर जो है आयरन के जो मेजर जो बेल्ट्स है वो देखने को मिलती है। इस वजह से ऑक्साइड्स की प्रेजेंस की वजह से इस प्रकार की मिट्टी का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ देखने को मिलता है, या मिट्टी का जो कलर है वो रेड पड़ जाता है। अब देखिए रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau। अब लाल मृदाओं का विकास डेक्कन प्लेट्यू के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ क्रिस्टल मतलब रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। क्रिस्टल फॉर्म के अंदर जो आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं उनके अंदर इनका जमाव देखने को मिलता है। एक बार फिर से देखिए, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन igneous रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। यानी कि लाल मृदाओं का विकास डेक्कन प्लेट्यू के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। अलोंग द पीडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय रेड लोमी सॉइल। अब इनके बारे में बताया, पश्चिमी घाट के जो गिरिपाद क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। कंसंट्रेशन बताया कहाँ कहाँ ये मिट्टी देखने को मिलती है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ एंड इन द साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन। अब क्या कह रहा है, पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी भागों में ये पाई जाती हैं। द सॉइल डेवलप्स ए रेडिश कलर ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इस मिट्टी का जो है
येलो रंग रेड रंग जो है इस मृदा का जो लाल रंग है रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण, लोहे के व्यापक डिफ्यूजन के कारण इसका जो रंग है वो लाल देखने को मिलता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्टिकुलरली इस रीजन के अंदर क्या है, आयरन और पाया जाता है। आयरन और की प्रेजेंस की वजह से ही इस मिट्टी का जो रंग है वो कैसा होता है, रेडिश कलर का। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन ए हाइड्रेट फॉर्म। अब ये जब इसमें पानी घुल जाता है इस मिट्टी के अंदर या जलयोजित हो जाती है मिट्टी, उस समय ये पानी की उपस्थिति की वजह से ये जो किस कलर में दिखने लगती है, पीले कलर की दिखने लगती है। द फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल्स आर नॉर्मली फर्टाइल whereas coarse grained soils found in dry upland area are poor in fertility। अब इस मिट्टी के बारे में बताया गया है कि जो पतले कणों वाली, बारीक कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वरक होती हैं, उपजाऊ होती हैं, जबकि जो मोटे कणों वाली जो उच्च भूमि की जो मृदाएं हैं वो उपजाऊ नहीं होती। दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। अब इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। किस प्रकार की मिट्टी में, रेड एंड येलो सॉइल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है लेटेराइट सॉइल। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। पहले इसका कंसंट्रेशन देख लेते हैं हम लोग, कहाँ पर देखने को मिलता है। मैप के अंदर देखिए, स्पेशली जो लेटेराइट सॉइल है, एक तो ये वाला पार्ट कोस्टल जो इंडिया है वो वाला, साथ साथ कुछ हिस्सा यहाँ देखिए, इसके अलावा कुछ पार्ट ये इंक्लूड किया गया इसके अंदर। तो ये किस प्रकार की मिट्टी है, लेटेराइट सॉइल। आइए देख लेते हैं कहाँ कहाँ इसका कंसंट्रेशन है, क्या फीचर इसकी। लेटेराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। अब लेटेराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है, मीन्स ब्रिक, जिसका मतलब क्या है, ईंट होता है, ईंट वाली मिट्टी भी इसे कहा गया है। द लेटेराइट सॉइल्स डेवलप इन एरियाज, कहाँ इसका विकास होता है, विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, जहाँ पर ज़्यादा तापमान और ज़्यादा बारिश हो। दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन्स। अब इस प्रकार की मिट्टी के बारे में बताया गया है कि इस मिट्टी के बनने का जो परिणाम हो क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण जो तीव्र निक्षालन का परिणाम है ये मिट्टी। लीचिंग की वजह से क्या है, इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हो रहा है। ज़्यादा वर्षा होने की वजह से मिट्टी के अंदर लीचिंग हो जाती है, इस वजह से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। विद रेन लाइम एंड सिलिका आर लीस्ड अवे एंड सॉयल रिच इन आयरन ऑक्साइड्स एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड आर लेफ्ट बिहाइंड। अब क्या होता है, वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो बह जाती हैं तथा लोहे के जो ऑक्साइड हैं और एल्यूमिनियम के जो यौगिक हैं, इनसे भरपूर ये मृदाएं शेष रह जाती हैं। इनके अंदर इनकी मात्रा बच जाती है, किसकी, लोहे के ऑक्साइड की और एल्यूमिनियम के जो यौगिक हैं उनकी। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड फास्ट बाय बैक्टीरिया दैट थ्राइव्स वेल इन हाई टेम्परेचर। अब इनके बारे में बताया है